मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। इन बुजुर्गों की ताकत और अनुकूलनशीलता वास्तव में सराहनीय नहीं थी। क्या आप उनसे मुझे हराने की उम्मीद कर रहे हैं? विपिन, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप चतुर हैं या मूर्ख। उसकी शर्मिंदगी देखकर द्वारिका ने उपहास किया। वशिष्ठ फैमिली की महिलाएं फॉक्स चार्म डेस्टिनी का अभ्यास करती हैं। उन्हें छोटी उम्र से ही स्वतंत्र और मजबूत होने की शिक्षा दी जाती है, पुरुषों के आदेशों की परवाह न करने की। क्या आपको सच में लगता है कि कुछ शब्द उन्हें पूरी तरह से मना लेंगे? क्या सपना है? विपिन ने भौहें सिकोड़ी। कोई आश्चर्य नहीं, चाहे वह कबीले की मुखिया हो या वशिष्ठ फैमिली की बुजुर्ग, सभी महिलाएं हैं जिन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से उन्हें पुरुषों द्वारा नेतृत्व करने से परहेज है। उनके साथ अजनबी होने के नाते उन्हें सीधे निर्देश देते हुए यह वास्तव में विचित्र है कि वे सुनती हैं। इन कुछ लोगों को सहयोग दिए बिना, स्वयं पर भरोसा किए बिना, वह भी संभवतः अघोर चाकू डेस्टिनी के संस्थापक को पराजित नहीं कर सकता था। तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? विपिन को समायोजित करने का समय दिए बिना द्वारिका फिर से आगे बढ़ गया। अघोर चाकू को झुलाते हुए ब्लेड की हवा चिल्लाती हुई। अपनी सीमित शक्ति को जानते हुए और अघोर चाकू के साथ भी वह जीत नहीं सकता था। विपिन ने अपनी कलाई को झटका और कोल्ड नीदर सोर्ड उसकी हथेली में प्रकट हुई, जो आगे की ओर वार कर रही थी। तलवार कला, आपने वास्तव में तलवार का भी अभ्यास किया है। युवक की उत्कृष्ट तलवारबाजी को देखकर और कई चालों के बाद भी जीत न पाने पर द्वारिका एक बार फिर उत्तेजित हो गई। इस आदमी के पास वास्तव में स्वर्ग के अन्य टुकड़ों का अभ्यास करने के तरीके हैं। सौभाग्य से उसने इसे डेस्टिनी हॉल में प्रकट नहीं किया, अन्यथा ऐसे खजाने पहले दूसरों द्वारा छीन लिए गए होते। चलो एक साथ हमला करें। जैसे ही स्वर्ग का पथोस तैनात किया गया, विपिन को पता था कि वह द्वारिका को मुश्किल से रोक सकता है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वह लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अब और टिक न पाने के कारण उसने हरिमाया और उसके पीछे खड़े अन्य लोगों की ओर देखा। जो कोई भी मदद करने की हिम्मत करेगा, उसका अंत प्रिया की तरह होगा। द्वारिका जोर से चिल्लाया। हम हरिमाया का चेहरा पीला पड़ गया और वे सभी एक साथ एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सके। कुछ ही चालों के आदान प्रदान के बाद वे सभी घायल हो गए। उनमें से सबसे शक्तिशाली प्रिया
यहां तक कि जमीन पर लेट गई और उठने में असमर्थ हो गया और सभी को थोड़ा डर लगने लगा। ये विपिन का सिर फट गया। एक के बाद एक मुंह से पुरुषों की जगह लेने का दावा करते हुए, पुरुषों को नीचे देखते हुए, लेकिन जब खतरा आया तो वे सभी किसी से भी ज्यादा तेजी से पीछे हट गए। इस तरह की बॉक्सर जैसी महिलाएं वास्तव में सिर दर्द पैदा करने वाली। हा हा हा, उन्हें आपके साथ सहयोग करने दें, शायद अगले जन्म में। ये अनुमान लगाते हुए कि ऐसा होगा, द्वारिका फिर से जोर से हंसा, अघोर चाकू को हवा की तरह झुलाते हुए लगातार नीचे की ओर काटता हुआ। विपिन का हाथ सुन्न हो गया, लगातार पीछे हट रहा था। इसे भूल जाओ, मैं नई दुनिया को जला दूंगा और उसे मार दूंगा। भौहें चढ़ाते हुए जैसे ही विपिन नई दुनिया को जलाने और उसे मारने के लिए, शक्तिशाली ताकत को मुक्त करने के लिए चोट लगने का जोखिम उठाने वाला था, अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया। हरिमाया और अन्य लोगों को अकेले ही एक अटैक फॉर्मेशन एस्टैब्लिश करने के लिए उसके निर्देशों का पालन करना मुश्किल होगा। क्या होगा अगर उसने पहले उन्हें आकर्षित किया? एक बार सफल हो जाने पर क्या वे आज्ञाकारी होकर आपकी बात नहीं मानेंगे? लावण्या, अनुष्का, वे पहले से ही पूरी तरह से उसके साथ थे। ये बस 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के एक समूह को आकर्षित करना वास्तव में काफी कठिन है। कोई बात नहीं, अब इसकी चिंता करने का समय नहीं है, पहले उसे मार डालो। इस विचार के साथ विपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के फॉक्स चार्म डेस्टिनी को छोड़ दिया। तुरंत लोगों की नजरों में उसकी छवि बदल गई। अब वह व्यक्ति नहीं था जो युद्ध कर रहा था, बल्कि सफेद कपड़े पहने, अपने कपड़े लहराते हुए वह पैशनेट और पावरफुल लग रहा था। वह बहुत सुंदर है। घायल प्रिया की आंखें सबसे पहले चमक उठी, फिर दो कमजोर बुजुर्ग आए और अंत में हरिमाया। विपिन की फॉक्स चार्म डेस्टिनी की महारत पहले ही चौथे स्तर पर पहुंच गई थी, जो वशिष्ठ फैमिली के मृतक पूर्वज की तुलना में कई डिग्री अधिक मजबूत थी। अब पूरी शक्ति पर 4 वशिष्ठ फैमिली के बुजुर्ग तुरंत गिर गए। हर एक प्रशंसा से भरा हुआ था। इस बार उन्हें अब मेरे साथ सुचारू रूप से सहयोग करना चाहिए। विपिन ने राहत की सांस ली, और जब वह इन बुजुर्गों को दुश्मन के खिलाफ सेना में शामिल होने का आदेश देने ही वाला था, तो उसने महसूस किया कि लगातार वार करने वाली तलवार की कला अब काफी नरम हो गई है। वह खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं सका। उसने देखा कि लंबा और मजबूत द्वारिका गुलाबी गालों और रेशम जैसी मुलायम आंखों से उसकी ओर देख रहा था। बेबी। विपिन, अरे, मैंने बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया, यहां तक कि उस आदमी को भी मोहित कर लिया। उसका रंग पीला पड़ गया। विपिन को उल्टी जैसा महसूस हुआ। अगर कोई खूबसूरत महिला इस तरह चिल्लाती तो उसे मजा आता, लेकिन लगभग 2 मीटर लंबे
घने सीने वाले और भालू जैसे दिखने वाले आदमी का सामना करना। उसे ऐसा लगा जैसे वह मर रहा है। ठीक है, अगली बार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। विपिन रोना चाहता था। अरे, अगर उसे पता होता कि यह ऐसा होगा तो वह न्यू वर्ल्ड को जला देता और उसे मार डालता, ताकि उसे इतना अपमान न सहना पड़ता। घृणा महसूस करने के बावजूद वह जानता था कि यह उसके प्रतिद्वंद्वी को मारने का सबसे अच्छा मौका था। इसलिए उसने तुरंत फॉक्स चार्म डेस्टिनी को वापस ले लिया और उसकी तलवार ठंडी चमक उठी। फॉक्स चार्म डेस्टिनी के प्रभाव से मुक्त होकर द्वारिका ने जल्दी से बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसके बाएं हाथ में चाकू लग गया। खून बह रहा था, जमीन पर फैल रहा था। यह कला क्या है? जल्दी से पीछे हटते हुए द्वारिका को ठंडा पसीना आ गया। यहां तक कि अगर प्रतिद्वंद्वी की तलवार उसके गले में घुस गई होती तो भी वह इतना भयभीत नहीं होता। किसी कारण से उसे विपिन इतनी आकर्षक लगी थी कि उसे उम्मीद थी कि उनके बीच कुछ होगा। उसने अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। उसकी आंखों में केवल इच्छा ही भरी थी। यह सचमुच भयानक था। वह उन स्टूडेंट्स की तरह नहीं थे जो या तो उठ नहीं सकते थे या नपुंसक थे, जिनकी पसंद सामान्य लोगों से अलग थी। वह एक लौह पुरुष थे। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक क्रोधित होता। अच्छा हुआ जादू सफल नहीं हुआ। उसकी प्रतिक्रिया देखकर विपिन ने भी राहत की सांस ली। शुक्र है कि यह काम नहीं आया, अन्यथा अगर वह उस चेहरे के साथ दौड़कर आता तो विपिन को वास्तव में पता नहीं होता कि क्या करना है। चलो एक साथ हमला करें। हालांकि इस आदमी पर जादू नहीं हुआ था, लेकिन बाकी बुजुर्ग पहले ही गिर चुके थे। हर कोई विपिन को प्रशंसा से देख रहा था। अगर उन्हें पहले उसके बारे में कोई संदेह था तो अब वे पूरी तरह से आश्वस्त थे। ठीक है, चिल्लाते हुए तीन बुजुर्गों ने उसे लड़ाई के जोश के साथ घेर लिया। यहां तक कि गंभीर रूप से घायल प्रिया भी रेंगते हुए उसके पास आया। उसे हाथ बंटाना चाहता था, इस डर से कि कहीं विपिन उसका तिरस्कार न कर दे। तुम्हें वहीं रहना चाहिए, ये जानते हुए कि अगर ये आदमी आया तो वह केवल अराजकता पैदा करेगा। विपिन ने अपने हाथ को तिरस्कार पूर्वक लहराया और द्वारिका पर फिर से हमला किया। साथ ही चिल्लाया, एल्डर हरिमाया फॉलिंग ऑटम विंड स्किल के साथ उसके बाएं हाथ पर हमला करें। एल्डर सविता ग्रेट रिवर सनसेट स्किल के साथ उसके दाहिने हाथ पर हमला करें। पलक झपकते ही उन्होंने न केवल उनकी स्थिति व्यवस्थित कर दी, बल्कि उन सभी स्किल्स को भी बता दिया जिनका उन्हें प्रयोग करना था। हरिमाया, सविता और अन्य जिन्होंने सोचा था कि उनके आदेशों का पालन करने के बाद भी अघोर चाकू सेक्ट के नेता को हराना एक कठिन लड़ाई होगी, यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि सिर्फ 2 चालों के बाद उनकी तकनीक अव्यवस्थित हो गई थी और उनकी ताकत उतनी दुर्जेय नहीं थी। क्या विपिन ने अपनी तकनीकों में खामियां और दोष खोज लिए हैं? अन्य लोग
लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इसका पता ही नहीं चला, लेकिन किनारे से देख रहे प्रिया को तुरंत समझ आ गया। विपिन ने जिन पदों और स्किल्स का निर्देश दिया, उनसे न केवल द्वारिका की चालों का अनुमान लगाना संभव हुआ, बल्कि उनकी तकनीक में खामियों को भी लक्षित किया गया। हर हरकत का पूरी तरह से प्रतिकार किया गया। भले ही द्वारिका बेहद शक्तिशाली था, लेकिन अब उस पर असहज रूप से दबाव डाला जा रहा था। अगर मुझे यह पहले पता होता तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। पहले उसने सोचा कि विपिन बहुत छोटा है और जिद करके उसकी बात नहीं मानती। वह बुरी तरह घायल हो गई और लगभग उन्हें पूरी तरह से हार की ओर ले गई। अगर उन्होंने उसकी बात मान ली होती तो द्वारिका बहुत पहले ही मर चुकी होती और उन्हें अब की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ता। तुम उसकी प्रेम भरी आंखों से आंसू बह निकले, जबकि उसके सामने द्वारिका पागल होने की कगार पर थी। अघोर चाकू एक लंबा हथियार है जिसे अपनी अधिकतम शक्ति दिखाने के लिए एक निश्चित दूरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विपिन के मार्गदर्शन में हरिमाया और अन्य दो बुजुर्ग उसके साथ हड्डी गहरे जहर की तरह चिपके हुए हैं। कभी भी 1 मीटर से अधिक दूर नहीं, जिससे उसकी सभी अंतिम चालें अप्रभावी हो गईं। जितना अधिक वह लड़ता था, उतना ही वह असहज महसूस करता था। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसे जीवित पकड़ने के बारे में उनका पिछला बयान कोई खोखली धमकी नहीं थी। उससे कम स्किल वाले 3 बुजुर्गों ने उसे इस स्थिति में हरा दिया था। अगर प्रिया ने अपनी पहल पर काम नहीं किया होता तो शायद उसे सचमुच पकड़ लिया गया होता। डिंग! उसका दिल बेचैन था। वह भागना चाहता था, लेकिन बच नहीं पा रहा था। ठंडी चमक की एक श्रृंखला उसकी छाती, जांघ, कंधे और यहां तक कि उसके नितंबों पर लगी। प्रत्येक वार से ताजा खून बह रहा था। सौभाग्य से घाव गहरे नहीं थे, अन्यथा वह मौत का इंतजार कर रहा होता। विपिन, मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था, लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? अपने सपनों में यह महसूस करते हुए कि लड़ाई जारी रखने से वास्तव में उसकी मौत हो सकती है, द्वारिका ने एक ठंडी चीख लगाई। अपनी कलाई को हिलाते हुए उसने अपनी हथेली में एक जेड टोकन दिखाया, जिसे उसने हल्के से कुचल दिया और हरिमाया और दूसरों की ओर फेंक दिया। घुमो! जेड टोकन अचानक फट गया। अनगिनत सेबर इंटेंट की चमक हर दिशा में बिखर गई, जैसे दिव्य युवतियों द्वारा बिखेरे गए फूल। जल्दी से पीछे हटो! विपिन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह आगे बढ़ा और उसकी तलवार लगातार टिमटिमा रही थी, अंधेरी रात के बीच प्रकाश के मोतियों में बदल रही थी। डिंग 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 डिंग! तांबे के घंटे पर बारिश की आवाज हवा में भर गई। उसकी तलवार ने सेबर इंटेंट की सारी चमक को रोक दिया और हरिमाया और अन्य लोग मुश्किल से बच पाए। उस समय
द्वारिका ने मौके का फायदा उठाते हुए लड़ाई से बाहर छलांग लगा दी, जिससे वह और बाकी लोगों के बीच 30 मीटर से अधिक की दूरी हो गई। ये इम्परफेक्ट दिव्य मंत्रा है। आपने वास्तव में इसे जाली बनाया है। प्रिया चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इम्परफेक्ट दिव्य मंत्रा, विपिन ने भ्रम की भावना के साथ कहा। यह पहली बार था जब उसने यह नाम सुना था। उसकी उलझन को देखते हुए प्रिया ने समझाया, इम्परफेक्ट दिव्य मंत्रा एक विशेष कंटेनर है जिसमें किसी की स्वर्गीय भाग्य शक्ति, जैसे द्वारिका का अघोर चाकू का सबसे खतरनाक हमला, संग्रहित रहता है। खतरे में पड़ने पर इसे मौत से बचाने या संकट से बचने के लिए छोड़ा जा सकता है। विपिन ने सिर हिलाया। कुछ हद तक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के पास भी ऐसी ही चीजें थीं। हालांकि यह इम्परफेक्ट दिव्य मंत्रा न केवल हमलों को बढ़ावा दे सकती है, बल्कि स्वर्गीय भाग्य की शक्ति को आकर्षित करने के लिए एक प्रलोभन के रूप में भी काम कर सकती है। यदि आप स्वर्गीय भाग्य की शक्ति की तुलना उसके पिछले जीवन की एक निर्देशित मिसाइल से करें, तो इम्परफेक्ट दिव्य मंत्रा एक लड़ाकू जेट द्वारा छोड़े गए फ्लेयर्स के समान होगी। इस चीज को रिफाइन करना बेहद मुश्किल है। सफल होने के लिए आपको स्वर्गीय भाग्य के एक हिस्से पर कब्जा करना होगा और उसके स्वर्गीय भाग्य को देखते हुए यह एक भी दोष के बिना बहुत बरकरार लगता है। प्रिया ने गंभीर भाव से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने अपने स्टूडेंट्स को गुप्त रूप से मार डाला होगा और उनसे स्वर्गीय भाग्य प्राप्त करके इसे तैयार किया होगा। अपने स्टूडेंट्स को मार डाला। विपिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। हाँ, चूंकि इम्परफेक्ट दिव्य मंत्रा में भाग्य की शक्ति समाहित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे पूर्ण करने के लिए मानव जीवन की आवश्यकता होती है। यदि वह अपने भाग्य से इसे रिफाइन करता तो ये इम्परफेक्ट होता, जिसके बाद वो कभी भी अघोर चाकू के चौथे लेवल तक आगे नहीं बढ़ता। खुद के लिए परेशानियों को रोकने के लिए वह केवल अपने स्टूडेंट्स को मारकर उनके भाग्य को हथियाकर ही रिफाइन कर सकता था। प्रिया ने आगे कहा, यही कारण है कि कुछ शक्तिशाली कबीले और शक्तिशाली ताकतें स्टूडेंट्स को विकसित करती हैं। विपिन का चेहरा पीला पड़ गया था। अब उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि क्यों इस दुनिया में आने के तुरंत बाद ही मास्टर शेख का पर्दाफाश हो गया था। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी और ईमानदारी से ज्ञान दिया। कभी भी स्टूडेंट्स को औजार की तरह नहीं समझा। ये इस दुनिया के टीचर स्टूडेंट रिलेशन के बिल्कुल विपरीत था, जो उन्हें एक वास्तविक विसंगति बनाता था। ये अजीब था कि उन्हें पहले नहीं खोजा गया था। तो क्या हुआ अगर तुम जानते हो? कौन सी शक्ति इन चीजों में संलग्न नहीं है? प्रिया, यहां दिखावा करना बंद करो। क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो
कि तुम्हारे वशिष्ठ फैमिली के पास इम्परफेक्ट दिव्य मंत्र नहीं है। उसकी व्याख्या सुनने के बाद द्वारिका ने ठंडी सांस छोड़ी। प्रिया चुप रही। दूसरी पार्टी सही थी। जूही रॉयल सिटी के सभी शक्तिशाली कबीलों ने कभी ऐसी चीजें बनाई थीं। ये अब कोई रहस्य नहीं था, और वशिष्ठ फैमिली के पास उनमें से कम 10 चीजें थीं। संपार्श्विक शाखाओं की तुलना में प्रत्यक्ष वंश स्वाभाविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण था, जो दूसरों को जीने का अवसर देने के लिए जीवन का त्याग करने को तैयार था, और कुछ लोग वास्तव में इसके लिए तैयार थे। विपिन, आज मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, लेकिन तुम भी मुझे नहीं मार सकते। ठीक है, मुझे पकड़ने के बारे में मत सोचो। अगर मैं वास्तव में मर गया तो तुम्हारे छात्र को मेरे साथ दफनाना होगा। द्वारिका जोर से हंसा और जमीन पर पैर पटकते हुए अचानक भाग गया। इसी समय पास के एक बड़े वृक्ष के पीछे से तलवार की एक चमक, जो बवंडर के समान तीव्र और समुद्र के समान चमकीली थी, अचानक प्रकट हुई और उसके सिर की ओर वार किया। यह कोई और नहीं बल्कि सुभाशिष था, जिसे शुरुआत में बुरी तरह चोट लगी थी। अपने टीचर की करतूतों को प्रत्यक्ष देखकर उसका मन बहुत निराश हो गया। वह चुपचाप यहां छिप गया और छिपकर हमला कर दिया। द्वारिका को उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे कोई होगा, और उसके पास कोई बचाव भी नहीं था। संकट के समय उसने अपना सिर झुकाया और उसकी जबरदस्त ताकत ने उसे हवा में आधा फुट ऊपर धकेल दिया। उस आधे फुट ने उसे घातक प्रहार से बचा लिया, लेकिन सेबर की चमक उसके कंधे पर लगी, जिससे उसका दाहिना हाथ कंधे की हड्डी के साथ अलग हो गया। सुभाशिष, तुम मौत चाहते हो। अपने शरीर में तीव्र दर्द महसूस करते हुए द्वारिका क्रोधित हो गया और उसने एक भयंकर लात मारी। उस लात ने उसके क्रोध को पूरी तरह दबा दिया। सुभाशिष एक हाथ खो चुका था, पहले से ही मुश्किल स्थिति में था। इस संकट में उसने क्षैतिज रूप से अवरोध करने के लिए अपना अघोर चाकू उठाया, लेकिन द्वारिका का पैर कृपाण पर जोर से गिरा, जिससे लंबी कृपाण उड़कर सुभाशिष की छाती में जा लगी। सुभाशिष की छाती और हाथ की हड्डियां पूरी तरह से कट चुकी थीं। उसके आंतरिक अंग पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे, और यह स्पष्ट था कि वह जीवित नहीं बचेगा। वोश, उस किक के बल से द्वारिका एक बार फिर दर्जनों मीटर दूर जा गिरा और पलक झपकते ही घाटी में गायब हो गया। हालांकि वह भाग गया था। तलवार से उसका एक हाथ और कंधा कट गया था, लेकिन अब वह गंभीर रूप से विकलांग हो चुका था। अगर मर नहीं गया तो जब तक वह मांस और हड्डियों को पुनर्जीवित करने वाली दवा नहीं खोज लेता, उसे जीवन भर ऐसे ही रहना होगा। तुम कहां भाग रहे हो? विपिन तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसके सामने जगह खाली थी। द्वारिका का आकार कहीं नहीं दिख रहा था। इस तथ्य के बावजूद कि इस व्यक्ति को एक कृपाण से मारा गया था और उसके द्वारा कॉस्मोस ब्रिज क्षेत्र के शिखर की साधना को बार बार विफल किया गया था, वह अभी भी स्टार रिवर लेवल 5 पर था और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह बहुत तेज था।
यहां तक कि विपिन भी उसे पकड़ नहीं सका। इधर उधर खोजने पर भी कुछ न मिलने पर उसके पास सुभाषिस के पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने अपनी उलझन व्यक्त की। तुमने तुमने उस पर हमला क्यों किया? सुभाषिस द्वारिका के प्रति पूरी तरह से वफादार था, जिसे उसका सबसे वफादार नौकर माना जाता था। उसके अचानक घात लगाने की बात कुछ ऐसी थी जिसकी विपिन ने उम्मीद नहीं की थी। न केवल वह हैरान था, बल्कि प्रिया और अन्य लोग भी असमंजस में थे। जमीन पर तिरछे पड़े सुभाषिस ने अपने गंभीर घावों के कारण सारी ताकत खो दी थी और कमजोर होकर देख रहे थे। उन्होंने कुल 20 डायरेक्ट स्टूडेंट्स को लिया है। 20 डायरेक्ट स्टूडेंट्स। विपिन अचंभित रह गया और फिर उसे कुछ एहसास हुआ। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह वर्तमान में केवल सुभाषिस, वेनम, शुभनाश और लिंग बुयांग को द्वारिका के स्टूडेंट्स के रूप में जानते थे। जहां तक टाइगर और अन्य लोगों का प्रश्न है, वे महान स्टूडेंट पीढ़ी से थे। 20 प्रत्यक्ष स्टूडेंट्स में से केवल 4 बचे हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 16 पहले ही मर चुके हैं? इम्परफेक्ट दिव्य मंत्र बनाने की विधि के साथ संयुक्त ये हड्डियों तक ठंडा कर देता है। सुभाषिस ने आगे कुछ नहीं बताया, लेकिन अपनी आंखों में दूर की नजर और धीमी आवाज के साथ कहा, जब मैं 8 साल का था तो उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को गोद लिया। मेरा नाम सुभाषिस रखा और हमें शक्तिशाली सेबर तकनीक सिखाई। वर्षों से मैंने हमेशा उन्हें अपना जैविक पिता माना है। उनके शब्दों पर कभी संदेह नहीं किया, जब तक कि 1 साल बाद मेरे भाई, जो मुझसे अधिक प्रतिभाशाली थे, ने हमारे अभ्यास में एक समस्या को नोटिस नहीं किया। मेमुआनी, एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, टीचर की सेबर कला में अनियमित गति होती है, जो लंबे समय तक अभ्यास करने पर मनुष्य की सहज प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। क्या उन्होंने हमें गलत सिखाया है? उस समय मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उससे कहा कि जाकर टीचर से पूछो। और ऐसा करने के बाद वह कभी वापस नहीं आया। टीचर ने मुझे बताया कि उसे एक मिशन पर भेजा गया था और जियाओ डोंग हाइट ब्लेड संप्रदाय द्वारा मार दिया गया था। मैंने खुद को अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया और अंततः व्हाइट ब्लेड संप्रदाय के हर सदस्य का वध कर दिया, अपने भाई का बदला लिया। तुमने व्हाइट ब्लेड संप्रदाय को मिटा दिया। यह उस समय जूई शहर में एक रहस्य था। प्रिया ने चौंकते हुए विपिन की स्पष्ट अपरिचितता को देखते हुए टिप्पणी की और फिर समझाया। सफेद ब्लेड संप्रदाय, जो कृपाण कला का अभ्यास करता था, का नाम उनके ब्लेड के मूठों से बंधी सफेद रस्सियों के कारण रखा गया था। उनके नेता यिमू, जिन्होंने सफेद कृपाण भाग्य में महारत हासिल की थी, काफी प्रसिद्ध थे। विपिन ने सिर हिलाया। जेनिथ किंगडम
जैसे स्थान पर जहां संप्रदायों की संख्या बैल के बालों के समान थी, उनके लिए एक दूसरे को कुचलना और बिना रुके मारना आम बात थी। इस समय सुभाषिस पागलों की तरह और घिनौने ढंग से हंसने लगा। उस समय मैं टीचर की गुप्त सहायता के लिए आभारी था, लेकिन अब मुझे पता है मेरे भाई की मृत्यु वास्तव में उसके हाथों हुई थी और तथाकथित व्हाइट ब्लेड संप्रदाय सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी था जिसे वह खत्म करने में मेरी मदद करना चाहता था। विपिन चुप हो गया। दरअसल उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वह पिछली बातचीत से सब कुछ समझ चुका था। यह द्वारिका स्वाभाविक रूप से उदासीन था, न तो अपने तथाकथित स्टूडेंट्स की परवाह करता था और न ही अपने रिश्तेदारों की, जितना वह अपनी साधना की परवाह करता था। एक बार विरोध होने पर जवाब मौत ही था। उस समय भुवनेश्वर भाग्यशाली था कि वह जल्दी से भाग निकला और मायावंश में छिप गया, अन्यथा वह भी बहुत पहले ही मर चुका होता। सुभाषिस ने आगे कहा, पिछले कई सालों में अपने कनिष्ठ भाई मोरुओ के लिए मैंने पूरे सोमेश्वर परिवार का सफाया कर दिया। अपने वरिष्ठ भाई शिनु के लिए मैंने 32 लोगों को मार डाला और अपने कनिष्ठ भाई सुभनाशयाना के लिए मैंने डाक बगलों के 77 सदस्यों का वध कर दिया। मैं लंबे समय से दुष्टता में डूबा हुआ हूं और क्षमा से परे हूं, लेकिन मुझे सच में विश्वास था कि मैंने उनका बदला ले लिया है। लेकिन फिर एहसास हुआ ये सभी छोटे भाई उसके द्वारा मारे गए थे। वो प- बोलते समय सुभाषिस अब और सहन नहीं कर सका। उसके मुंह से खून बहता रहा और उसकी सांस कमजोर होती गई। एक हाथ कट जाने और आंतरिक अंगों के टूट जाने के बाद भी यह आश्चर्यजनक बात थी कि वह अब तक जीवित था। छोटे भाई, हालांकि मैंने तुम्हारा बदला नहीं लिया, फिर भी मैंने उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया है। भले ही हम फिर से मिलें, मेरे दिल में कोई अपराध बोध नहीं होगा। सुभाषिस ने अपना अपना हाथ दूर तक बढ़ाया, जैसे कि वह कुछ देख रहा हो। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी, जब तक कि वह सुनाई नहीं दे रही थी। विपिन ने अपना हाथ बढ़ाया तो पाया कि सुभाषिस की सांस पहले ही बंद हो चुकी थी। वह भी एक दयनीय व्यक्ति था। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। ये सुभाषिस स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं था, वह केवल द्वारिका द्वारा गुमराह किया गया था। उसकी बुरी योजनाओं में एक मोहरे से अधिक कुछ नहीं था। वह दयनीय नहीं है, उसने स्वेच्छा से बुरे कामों में हिस्सा लिया। यह अपने आप में दुष्टता है। उसे केवल मृत्युशैया पर पश्चाताप करने के कारण क्षमा नहीं किया जा सकता। विपिन ने अपना सिर हिलाया। अफसोस गलत रास्ते पर भटकने की गलती को नहीं सुधारता। जो पछतावा होता है वह अक्सर बिना किसी अपराध के दिल को ठंडा कर देता है। हाँ, यंग मास्टर, विपिन जो कह रहे हैं वह बहुत सही है। प्रिया ने उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम थक गए हो? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी मालिश करूं?
विपिन का चेहरा फड़क उठा। वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि क्या मन में दबा हुआ पछतावा बिना प्रयास किए गए अपराधों से अधिक हृदय को ठंडा कर सकता है। लेकिन उस क्षण वह इस बात से आश्वस्त था कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी के अधीन होने से न केवल उसका हृदय ठंडा हो गया था बल्कि उसकी हड्डियों तक ठंड लग गई थी। ये